नमस्ते, मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने इस फील्ड के दोस्तों से जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका के सर्जनों से बात की है और हम में से हर एक को ऑपरेटिंग रूम और रिहैब फ्लोर में 41 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि बॉडी कैसे टूटती है, ठीक होती है, रीबिल्ड होती है और फेल होती है। हमने देखा है कि जब स्ट्रेंथ चली जाती है तो एज क्या करती है और जब स्ट्रेंथ वापस आती है तो क्या होता है। फिर भी यंग टेक सीईओज, एआई फिटनेस स्टार्टअप्स, लैबमेड सप्लीमेंट ब्रांड्स और नए लॉन्गेविटी इन्फ्लुएंसर्स एक स्क्रिप्ट की तरह एक ही मैसेज दोहराते रहते हैं, वॉकिंग ही काफ़ी है। कि 75 के बाद आपको रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टेप्स की ज़रूरत है। लेकिन जब आप सच में एनाटॉमी को समझते हैं तो आप वो सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब ये कंपनियां कभी नहीं देना चाहती। वॉकिंग उस मसल को कैसे रीबिल्ड कर सकती है जो पहले ही वेस्ट हो चुकी है? अगर स्टेबलाइजर फाइबर्स कभी एक्टिवेट नहीं होते तो वॉकिंग बैलेंस को कैसे रिस्टोर कर सकती है? जब कोई लोड, कोई टेंशन, कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो वॉकिंग हड्डियों को कैसे मजबूत कर सकती है? जब फास्ट ट्विच रिएक्शंस को ट्रेन नहीं किया जा रहा है तो वॉकिंग फॉल को कैसे प्रिवेंट कर सकती है? और अकेली वॉकिंग एक 75 साल की बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है जो हर महीने स्ट्रेंथ खो रही है? ये बायोमैकेनिक्स से मैच नहीं करता, ये सर्जिकल आउटकम्स से मैच नहीं करता, ये उससे मैच नहीं करता जो हम रोज रियल पेशेंट्स में देखते हैं। इसलिए हम 22 सर्जन जिनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है ने सच की तलाश मुश्किल तरीके से की। हमने सैकड़ों मेडिकल पेपर्स को रिव्यू किया, 9 कंट्रीज के रिहैब प्रोग्राम्स को स्टडी किया और रूटीन्स को खुद पर टेस्ट भी किया। हमने दुनिया भर की 297 एक्सरसाइज के साथ ट्रेनिंग की, जिसमें अकेले जापान की 144 एक्सरसाइज थीं, जहां एजिंग को मास्टर किया जाता है, डरा नहीं जाता। ज़्यादातर एक्सरसाइज ने थोड़ा हेल्प किया, कुछ पूरी तरह से फेल हो गईं, लेकिन सिर्फ 5 ने वो डिलीवर किया जो साइंस शायद ही कभी प्रॉमिस करती है। 75 के बाद भी विजिबल, मेजरेबल, रिपीटेबल मसल रिस्टोरेशन। इसलिए इस वीडियो में हम उन 5 एक्सरसाइज को रिवील करेंगे जो 75 से ऊपर के हर सीनियर को अकेले वॉकिंग पर भरोसा करने के बजाय करनी चाहिए। और बने रहना, क्योंकि नंबर 2, 41 साल की ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में टेस्ट किए गए किसी भी रूटीन से ज़्यादा तेज़ी से लॉस्ट मसल को रीबिल्ड कर सकती है। पूरे रिसर्च रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड हैं उन लोगों के लिए जो थ्योरी से ज़्यादा एविडेंस पसंद करते हैं। इससे पहले कि हम डाइव करें, आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है। आपकी एज क्या है? अपना आंसर शेयर करें। हम हर कमेंट को पर्सनली पढ़ रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं। अब नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। एक मूवमेंट जिसका प्रैक्टिस लगभग कोई सीनियर नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रेंथ को इंस्टेंटली अवेकन कर सकती है, जिसे वॉकिंग कभी रीच नहीं कर सकती। हील टू टो वॉकिंग हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है, जिसे हील टू टो वॉकिंग कहा जाता है। और हालांकि ये सिंपल लग सकता है, इसके पीछे की साइंस बिल्कुल फैसिनेटिंग है। इस एक्सरसाइज को क्लिनिकल सेटिंग्स में कभी कभी टैंडम वॉकिंग भी कहा जाता है, और ये खास तौर पर उस चीज़ को टारगेट करती है जो 75 की एज के बाद तेज़ी से डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोप्रियोसेप्शन एसेंशियली आपके बॉडी की वो एबिलिटी है कि वो बिना देखे जान सके कि वो स्पेस में कहाँ है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आप आंखें बंद करके अपनी नाक छू सकते हैं या बिना देखे सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं। 75 के बाद प्रोप्रियोसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व एंडिंग्स आपके ब्रेन को वीक सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के एक स्टडी में पाया गया कि 65 और 80 की एज के बीच प्रोप्रियोसेप्टिव एक्यूरेसी में लगभग 25% की कमी आती है। इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को आपके पैरों के बारे में और वे किस सरफेस पर खड़े हैं, इस बारे में कम रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हील टू टो वॉकिंग आपके ब्रेन और बॉडी को ज़्यादा प्रिसाइजली कम्युनिकेट करने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि आप एसेंशियली एक टाइट रोप पर चल रहे हैं। आप एक पैर को दूसरे के ठीक सामने रखते हैं ताकि आपके आगे वाले पैर की एड़ी हर स्टेप पर आपके पीछे वाले पैर की उंगलियों को टच करे। सपोर्ट का ये नैरो बेस आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए ओवर टाइम काम करने पर मजबूर करता है। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम बेनिफिट पाने का तरीका ये है कि आप एक दीवार या काउंटरटॉप के पास स्टार्ट करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास पकड़ने के लिए कुछ हो। सीधे खड़े हों, अपने कंधे पीछे रखें और अपने से लगभग 15 फीट आगे एक स्पॉट चुनें जिस पर फोकस करना है। फिर आगे चलना शुरू करें, हर पैर को उस हील टू टो पैटर्न में एक दूसरे के ठीक सामने रखें। इसमें टाइम लें, गोल स्पीड नहीं है बल्कि प्रिसिशन और कंट्रोल है। लगातार लगभग 20 स्टेप्स का टारगेट रखें और इसे दिन में 2 बार करने की कोशिश करें। आर्काइव्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में एक स्टडी में पाया गया कि जिन सीनियर लोगों ने सिर्फ 8 हफ्तों तक हील टू टो वॉकिंग का अभ्यास किया, उन्होंने अपने डायनामिक बैलेंस स्कोर्स में 19% का सुधार किया। डायनामिक बैलेंस वो बैलेंस है जिसकी आपको तब ज़रूरत होती है जब आप असल में दुनिया में चल रहे होते हैं, न कि सिर्फ स्थिर खड़े होते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि पार्टिसिपेंट्स ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर और ऊबड़ खाबड़ सरफेसों पर चलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने की रिपोर्ट दी।
जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज से ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, आप चलते समय अपने सिर को साइड से साइड की ओर टर्न करके या एक समय में कुछ स्टेप्स के लिए अपनी आंखें बंद करके इसे ज़्यादा चैलेंजिंग बना सकते हैं। ये प्रोग्रेशंस उन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस की नकल करते हैं जहां आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं या जहां लाइटिंग खराब हो सकती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन इस एक्सरसाइज को एक फाउंडेशन के रूप में रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये आपके पैरों और आपके ब्रेन के बीच के कनेक्शन को दोबारा ट्रेन करता है, एक ऐसा कनेक्शन जो फ्लैट सर्फेसों पर रेगुलर वॉकिंग सिंपली नहीं करती। अब एक ऐसी एक्सरसाइज पर चलते हैं जो एक पूरी तरह से अलग प्रॉब्लम को टारगेट करती है जो 75 के बाद डेवलप होती है। चेयर स्क्वाट्स हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है चेयर स्क्वैट, और ये एक्सरसाइज इस बात के सबसे बड़े प्रेडिक्टर्स में से एक को एड्रेस करती है कि कोई एज के साथ अपनी आज़ादी को मेंटेन रखेगा या नहीं, बिना हाथों का इस्तेमाल किए एक बैठी हुई पोजीशन से उठने की एबिलिटी। ये बेसिक लगता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लिश एक फेमस स्टडी, जिसे सिटिंग राइजिंग टेस्ट कहा जाता है, में पाया गया कि बिना मदद के बैठने और खड़े होने की एबिलिटी का सीधा संबंध लॉन्गेविटी से था। जो लोग इस मूवमेंट के साथ संघर्ष करते थे, उनमें आसानी से ऐसा कर सकने वालों की तुलना में स्टडी पीरियड के दौरान मरने का जोखिम 5 से 6 गुना ज्यादा था। 75 के बाद चेयर से खड़े होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल, प्राइमरीली आपके क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स, तेज रेट से मास और स्ट्रेंथ खोना शुरू कर देती हैं। इस प्रोसेस को सार्कोपेनिया कहा जाता है और ये 70 के आखिरी सालों और 80 के दशक में काफ़ी तेज हो जाता है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी के एक स्टडी में पाया गया कि एडल्ट्स 75 की एज के बाद हर साल अपनी मसल स्ट्रेंथ का लगभग 3% खो देते हैं। यह सिर्फ 5 सालों में लगभग 15% का लॉस है। चेयर स्क्वैट्स इस डिक्लाइन से लड़ने का सबसे फंक्शनल तरीका है, क्योंकि वे ठीक उसी चीज़ की नकल करते हैं जो आपको हर दिन दर्जनों बार करने की ज़रूरत होती है: टॉयलेट से उठना, अपनी कार से बाहर निकलना, डिनर टेबल से खड़े होना। एक्सरसाइज सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन मैटर करता है। एक मजबूत चेयर में बैठकर शुरू करें, आपके पैर जमीन पर फ्लैट हों और हिप विड्थ की दूरी पर हों। अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर क्रॉस करें या उन्हें अपने सामने सीधे बाहर रखें। फिर हल्का सा आगे झुकें ताकि आपका वेट आपके पैरों पर शिफ्ट हो जाए और अपनी एड़ियों से धक्का दें ताकि आप पूरे खड़े हो जाएं। टॉप पर एक पल के लिए रुकें, फिर कंट्रोल के साथ धीरे धीरे खुद को वापस नीचे करें। नीचे जाने वाला पार्ट असल में वो जगह है जहां ज़्यादातर मसल बिल्डिंग होती है, इसलिए बस चेयर पर वापस ड्रॉप ना हो। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि जिन सीनियर लोगों ने 12 हफ्तों तक हफ्ते में 3 बार चेयर स्क्वैट्स किए, उन्होंने अपनी लेग स्ट्रेंथ में औसत 28% की वृद्धि की। इससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि उनकी वॉकिंग स्पीड में 15% का सुधार हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ने की उनकी एबिलिटी में 22% का सुधार हुआ। ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि वे हर समय ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जो चल तो ठीक सकते हैं, लेकिन सिट टू स्टैंड मूवमेंट्स में बहुत संघर्ष करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें हर जगह ग्रैब बार लगाने की ज़रूरत होती है या जो सोशल सिचुएशन से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें उठने में मदद की ज़रूरत पड़ने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। हर दिन 10 चेयर स्क्वैट्स के 2 से 3 सेट का टारगेट रखें। अगर बिना हाथों का इस्तेमाल किए खड़े होना फिलहाल बहुत मुश्किल है, तो आर्मरेस्ट से धक्का देकर शुरू करें और टाइम के साथ उन पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करें। गोल ये है कि आखिरकार इस मूवमेंट को अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर क्रॉस करके करने में सक्षम होना। एक बार जब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, तो आप अपनी चेस्ट के खिलाफ एक हल्का वेट होल्ड करके या लोअर चेयर का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज उस चीज़ को टारगेट करती है जिसे वॉकिंग पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, लेकिन जो फॉल को प्रिवेंट करने के लिए क्रिटिकल बन जाती है: स्टैंडिंग हिप सर्कल्स। नंबर 3 पर हमारे पास हैं स्टैंडिंग हिप सर्कल्स, एक एक्सरसाइज जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन 75 के बाद बिल्कुल ज़रूरी बताते हैं। ये मूवमेंट आपके हिप मोबिलिटी और आपके हिप जॉइंट को घेरे हुए छोटी स्टेबलाइजर मसल्स की स्ट्रेंथ को टारगेट करती है। ये मसल और हिप जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको रिकवर करने में हेल्प करता है जब आप ठोकर खाते हैं या ट्रिप होते हैं। जब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपकी बॉडी सहज रूप से साइड में स्टेप आउट करने या खुद को पकड़ने के लिए अपने पैर को रोटेट करने की कोशिश करती है। अगर आपके हिप्स कड़क हैं और स्टेबलाइजर मसल कमज़ोर हैं, तो आपकी बॉडी बस ये इमरजेंसी करेक्शंस काफ़ी तेज़ नहीं कर सकती। जर्नल ऑफ बायोमैकेनिक्स में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि 65 और 80 की एज के बीच हिप मोबिलिटी में औसत 20% की कमी आई, और इस कमी का सीधा संबंध बढ़े हुए फॉल रिस्क से था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक अन्य स्टडी में पाया गया कि हिप एबडक्टर मसल, जो मसल आपके पैर को साइड में बाहर ले जाती हैं, में कमजोरी 70 से ऊपर के एडल्ट्स में फॉल का एकमात्र सबसे मजबूत प्रेडिक्टर थी, लेग स्ट्रेंथ या बैलेंस टेस्ट स्कोर से भी ज़्यादा मजबूत। स्टैंडिंग हिप सर्कल्स इन दोनों इश्यूज़ को एक साथ एड्रेस करते हैं। आप हिप को उसके फुल रेंज में मूव कर रहे हैं, साथ ही उन स्टेबलाइजर मसल्स को फायर करने के लिए फोर्स कर रहे हैं ताकि आपको एक पैर पर बैलेंस रखा जा सके।
इस एक्सरसाइज को ठीक से करने के लिए संतुलन के लिए एक हाथ से हल्के से टच करते हुए एक दीवार या मजबूत चेयर के पास खड़े हों। अपने बाहर वाले पैर को उठाएं ताकि आपका घुटना आपकी चेस्ट की ओर आए। फिर उस घुटने को धीरे धीरे साइड में, फिर पीछे की ओर और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाएं। आप एसेंशियली अपने घुटने से एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि आपका स्टैंडिंग लेग स्टेबल रहता है। एक डायरेक्शन में 5 सर्कल करें और फिर दूसरी डायरेक्शन में 5 सर्कल करें। फिर पैर बदलें और दोहराएं कि यह है कि सर्कल को उतना बड़ा बनाएं जितनी आपकी मोबिलिटी अलाउ करती है और कंट्रोल के साथ धीरे धीरे मूव करें। इसे जल्दी में करने से इसका मकसद खत्म हो जाता है। एज एंड एजिंग में पब्लिश एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जिन सीनियर लोगों ने 3 महीनों तक रोज 10 मिनट के लिए स्टैंडिंग हिप सर्कल्स जैसी हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज की, उन्होंने अपनी लैटरल स्टेबिलिटी में 31% का सुधार किया। लैटरल स्टेबिलिटी आपकी वो एबिलिटी है कि जब आपको साइड में धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है तो आप सीधे खड़े रह सकें। स्टडी में यह भी पाया गया कि एक प्रोटेक्टिव स्टेप लेने के लिए रिएक्शन टाइम में लगभग 20% का सुधार हुआ। ऑर्थोपेडिक सर्जन समझाते हैं कि 75 के बाद हिप जॉइंट अक्सर चेन में कमजोर कड़ी बन जाता है। लोग अपने घुटनों या अपनी पीठ पर फोकस करते हैं, लेकिन हिप्स ही आपको सभी डायरेक्शन में मूव करने और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो जल्दी से एडजस्ट करने की एबिलिटी देते हैं। वॉकिंग आपके हिप्स को आगे और पीछे एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में मूव करती है। ये जॉइंट की फुल मोबिलिटी को मेंटेन करने या उन क्रिटिकल स्टेबलाइजर मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करती। अपने हिप सर्कल्स को सुबह सबसे पहले करें जब आपके जॉइंट सबसे कड़क हो सकते हैं, और फिर से सोने से पहले। आपके हिप्स आपको थैंक यू कहेंगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपके हिप्स आपको एक भयानक फॉल से बचा सकते हैं। अब हम टॉप 2 एक्सरसाइज में आ रहे हैं, और अगली आपको हैरान कर सकती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है आइसोमेट्रिक वॉल पुश, और यहीं से हम उन एक्सरसाइज में आ जाते हैं जिन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन 75 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल ज़रूरी मानते हैं। एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो है जहां आप किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ फोर्स लगा रहे होते हैं जो मूव नहीं करती। आप जॉइंट पर कोई वास्तविक मूवमेंट हुए बिना अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस टाइप की एक्सरसाइज के बुजुर्गों के लिए कुछ अनोखे बेनिफिट्स हैं जिनका मैच ट्रेडिशनल एक्सरसाइज सिंपली नहीं कर सकती। पहला, आइसोमेट्रिक्स जॉइंट्स के लिए अविश्वसनीय रूप से सेफ हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं होता और उन रेंजेस में कोई मूवमेंट नहीं होती जो पेनफुल या अर्थराइटिक हो सकती हैं। दूसरा, रिसर्च से पता चलता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉल को प्रिवेंट करने वाली स्ट्रेंथ के निर्माण में खास तौर पर इफेक्टिव हैं। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में पाया गया कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग से 70 से ऊपर के एडल्ट्स में मसल फोर्स प्रोडक्शन में 35% की वृद्धि हुई, जबकि ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से सिर्फ 22% का सुधार हुआ। फॉल प्रिवेंशन के लिए और भी ज़्यादा रिलेवेंट बात यह है कि आइसोमेट्रिक ग्रुप ने रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट में 40% का सुधार दिखाया। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट वो है कि आप कितनी तेज़ी से फोर्स जनरेट कर सकते हैं। जब आप ठोकर खाते हैं और आपको तुरंत खुद को पकड़ना पड़ता है तो आपको ठीक इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वॉल पुश खास तौर पर आपके कोर, चेस्ट, शोल्डर्स और आपके ट्रंक में स्टेबलाइजर मसल्स को टारगेट करता है। ये वे मसल हैं जो आपको सीधे रखती हैं और जो आपको खुद को ब्रेस करने देती हैं अगर आप गिरना शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आर्म्स लेंथ की दूरी पर एक दीवार का सामना करते हुए खड़े हों। अपनी हथेलियों को शोल्डर हाइट पर दीवार पर फ्लैट रखें। अब दीवार में जोर से धक्का दें, जबकि अपने बॉडी को अपने सिर से अपनी एड़ियों तक एक सीधी लाइन में रखें। आपको अपनी कोर को एंगेज होते हुए, अपनी चेस्ट और शोल्डर्स को काम करते हुए और यहाँ तक कि अपने पैरों को भी आपको ज़मीन से जोड़ने के लिए एक्टिवेट होते हुए महसूस होना चाहिए। नॉर्मली सांस लेते हुए इस पुश को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। एक पल के लिए आराम करें और फिर 3 से 5 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज की ब्यूटी ये है कि आप इंटेंसिटी को तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा चैलेंज के लिए ज़ोर से धक्का दें, या अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हल्का धक्का दें। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया कि रोज़ सिर्फ 12 मिनट के लिए की गई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ने 65 से ऊपर के एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर, बोन डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ में काफ़ी सुधार किया। पार्टिसिपेंट्स ने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ में सुधरे हुए कॉन्फिडेंस की भी रिपोर्ट दी। ऑर्थोपेडिक सर्जन इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक्सरसाइज आपके हाथों से लेकर आपकी आर्म्स, शोल्डर्स, एन्स, कोर और नीचे आपके पैरों तक की मसल की पूरी चेन पर काम करती है। यह इन सभी मसल को एक समन्वित तरीके से एक साथ फायर करना सिखाती है, जो ठीक वही है जो तब होता है जब आपको खुद को पकड़ने या सपोर्ट के लिए किसी चीज़ के खिलाफ ब्रेस करने की ज़रूरत होती है। आप इस एक्सरसाइज को एक काउंटर टॉप में धक्का देकर या यहाँ तक कि एक चेयर में बैठकर एक डेस्क के खिलाफ धक्का देकर भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन 10 से 15 सेकंड के होल्ड के लिए अधिकतम प्रयास के साथ एक अचल चीज़ के खिलाफ धक्का दे रहे हैं। और अब हम नंबर 1 एक्सरसाइज पर आ गए हैं,
वो एक्सरसाइज जिसे रिसर्च से पता चलता है कि 75 के बाद फॉल को प्रिवेंट करने और आज़ादी बनाए रखने के लिए किसी भी अन्य एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल लेग स्टांस 75 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्टांस, और इस सिंपल मूवमेंट के पीछे का रिसर्च बिल्कुल असाधारण है। जब ऑर्थोपेडिक सर्जन सीनियर फिटनेस में सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो वे इसी का जिक्र कर रहे होते हैं। एक पैर पर खड़ा होना बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन साइंस एक पूरी तरह से अलग कहानी बताती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश एक मेजर स्टडी ने 10 सालों तक 70 और उससे ज़्यादा एज के 1500 से ज़्यादा एडल्ट्स पर फॉलोअप किया। रिसर्चर्स ने स्टडी के शुरुआत में पार्टिसिपेंट्स की 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होने की एबिलिटी का टेस्ट किया। जो लोग इस सिंपल टेस्ट को पूरा नहीं कर सके, उनमें स्टडी पीरियड के दौरान किसी भी कारण से मौत का जोखिम 18% ज़्यादा था। लेकिन हमारे टॉपिक के लिए और भी ज़्यादा रिलेवेंट बात यह है कि एक पैर पर खड़े होने में असमर्थता का संबंध एक सीरियस फॉल का अनुभव करने के 3 गुना ज़्यादा जोखिम से था। जर्मनी के एक अन्य स्टडी में पाया गया कि अकेले सिंगल लेग स्टांस ट्रेनिंग ने 75 से ऊपर के एडल्ट्स में फॉल रिस्क को 43% तक कम कर दिया। एक एक्सरसाइज से 43% की कमी। कोई भी अन्य सिंगल इंटरवेंशन इस रिजल्ट का मैच नहीं कर पाया। सिंगल लेग स्टांस इतना इफेक्टिव क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ये सब कुछ इंटीग्रेट करता है। बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, हिप स्टेबिलिटी, कोर एक्टिवेशन और एंकल स्ट्रेंथ को एक साथ काम करना पड़ता है जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं। वॉकिंग के दौरान भी ठीक यही होता है। ज़्यादातर लोग ये महसूस नहीं करते कि वॉकिंग एसेंशियली सिंगल लेग स्टांस की एक सीरीज़ है। हर बार जब आप एक स्टेप लेते हैं तो आप संक्षेप में एक पैर पर बैलेंस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरा पैर आगे की ओर झूलता है। आप व्यक्तिगत रूप से हर पैर पर जितने ज़्यादा मजबूत और स्टेबल होंगे, आपकी वॉकिंग उतनी ही ज़्यादा सेफ होगी। सिंगल लेग स्टांस को ठीक से करने के लिए एक दीवार या मजबूत चेयर के पास खड़े हों। एक पैर को ज़मीन से बस 1 या 2 इंच ऊपर उठाएं। इसे ऊंचा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टैंडिंग हिप, घुटने और एंकल को अत्यधिक वेट शिफ्ट किए बिना स्टेबल रखने पर फोकस करें। हर पैर पर 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करें। अगर ये बहुत मुश्किल है तो जो कुछ भी आप मैनेज कर सकते हैं उससे शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 3 बार करें। ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि आदर्श समय वो है जब आप सुबह और रात को ब्रश कर रहे होते हैं और जब आप अपनी कॉफ़ी बनने या अपने खाने के गर्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसे मौजूदा रूटीन्स में बनाने से इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आप इसे असल में लगातार करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के एक स्टडी में पाया गया कि रोज़ के अभ्यास के सिर्फ 4 हफ्तों के बाद सिंगल लेग स्टांस एबिलिटी में औसत 27% का सुधार हुआ। पार्टिसिपेंट्स ने वॉकिंग स्पीड में सुधार और स्टैंडिंग बैलेंस टेस्ट के दौरान कम स्वय भी दिखाया। टाइम के साथ इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए एक पैर पर खड़े होते समय अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करें, अपने सिर को साइड से साइड की ओर टर्न करें या एक थोड़ी अस्थिर सरफेस जैसे कि एक फोल्ड किए हुए तौलिए पर खड़े हों। इनमें से हर एक प्रोग्रेशन आपके बैलेंस सिस्टम को नए तरीकों से चुनौती देता है और उन न्यूरल पाथवे का निर्माण जारी रखता है जो आपको सेफ रखते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं कि वॉकिंग इस एक्सरसाइज की जगह क्यों नहीं ले सकती। वॉकिंग के दौरान आप दूसरे पैर के टचडाउन करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के अंश के लिए एक पैर पर होते हैं। ये कम अवधि आपके सिंगल लेग स्टेबिलिटी को चुनौती देने और मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 30 सेकंड या उससे ज़्यादा के लिए एक पैर पर खड़े होकर आप अपने नर्वस सिस्टम को, सभी स्टेबलाइजर मसल को पूरी तरह से एंगेज करने और उन मसल को पूरे दिन आपकी रक्षा के लिए ज़रूरी एंड्योरेंस का निर्माण करने के लिए टाइम दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो मीलों तक चल सकते थे, लेकिन जो 5 सेकंड से ज़्यादा के लिए एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते थे। ये वे पेशेंट्स हैं जो एक ऊंची शेल्फ पर किसी चीज़ के लिए पहुंचते समय या एक दहलीज पर कदम रखते समय गिर जाते हैं और उनका हिप टूट जाता है। उनकी वॉकिंग फिटनेस उस बैलेंस और स्टेबिलिटी में ट्रांसलेट नहीं हुई जिसकी उन्हें असल में ज़रूरत थी। सिंगल लेग स्टांस नंबर 1 एक्सरसाइज है क्योंकि ये उस गैप को भरती है जिसे वॉकिंग पीछे छोड़ देती है। तो ये रही 5 एक्सरसाइज जो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि 75 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और उन भयानक फॉल से बचना चाहते हैं जो इतने सारे सीनियर लोगों को एक डाउनवर्ड स्पाइरल में भेज देते हैं। वॉकिंग अद्भुत है और आपको इसे ज़रूर जारी रखना चाहिए, लेकिन जैसा कि रिसर्च साफ तौर पर दिखाता है, अकेली वॉकिंग आपकी फिजिकल फिटनेस में क्रिटिकल गैप छोड़ देती है। आपकी प्रोप्रियोसेप्शन, बैठी हुई पोजीशन से खड़े होने की, आपकी एबिलिटी, आपकी हिप मोबिलिटी, आपकी ट्रंक स्ट्रेंथ और आपकी सिंगल लेग स्टेबिलिटी, सभी को खास अटेंशन की ज़रूरत होती है जो वॉकिंग सिंपली प्रोवाइड नहीं करती। अच्छी खबर यह है कि ये 5 एक्सरसाइज एक साथ रोज़ 15 मिनट से कम का टाइम लेती हैं। आपको एक जिम मेंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरू करने के लिए ग्रेट शेप में होने की ज़रूरत नहीं है।
इन मूवमेंट्स में से हर एक को मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि आप अभी जहां हैं उससे मैच कर सकें। जिस भी एक्सरसाइज को मैनेज करना सबसे आसान लगे उससे शुरू करें और टाइम के साथ बाकी को ऐड करें। ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि रोज सिर्फ नंबर 1 एक्सरसाइज सिंगल लेग स्टांस को 3 बार करने से भी आप अपनी एज के ज़्यादातर लोगों से आगे निकल जाएंगे। आपका फ्यूचर सेल्फ आज इन मूवमेंट्स में इन्वेस्ट किए गए हर सेकंड के लिए आपको धन्यवाद देगा। अपने बॉडी का ध्यान रखें क्योंकि ये आपके पास एकमात्र है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, इन 5 एक्सरसाइज में से कौन सी एक्सरसाइज आप आज शुरू करने जा रहे हैं? और एज बढ़ने के साथ एक्टिव रहने और अपना बैलेंस मेंटेन रखने के मामले में आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव और राय शेयर करें। हमें उन्हें सुनना पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।